ओके डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज आप कहेंगे लेकिन ये आपका पहला क्लास है, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून नहीं चलेगा। तो आज मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। आप कहेंगे भाई पहला क्लास तो हो चुका पिछले दिन। नहीं, वो हम लोगों का एक परिचय था। आज मैं आप लोगों का क्लास से स्टार्ट करूंगा। मैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि कहां से शुरू करूं। आप लोगों में पहले जज्बा है, हिम्मत है, मेहनत हमारे साथ कर सकते हो। मैंने पिछले एक क्लास में आपको सारी प्लानिंग बताई। वो प्लानिंग है कि हमारी प्लानिंग बहुत दूर तक है। हम अभी फॉर्मल वे में आपको अपनी टीम से, हमारी टीम से नहीं मिलवा सके। हम आपको अपनी टीम से भी मिलवाएंगे शीघ्र ही। लेकिन हम अभी काम इसलिए आरंभ कर देना उचित समझते क्योंकि आप लोगों में भी एक तैयारी करने का जज्बा है। तो क्यों ना हम लोग पहले स्टार्ट कर दें, कुछ बातें आपको समझा दें और थोड़ी थोड़ी कम से कम बेसिक स्टडीज आप शुरू कर दो। उसके बाद फिर मजा आएगा। फिर हम जब अपने सारे प्रोग्राम को अनफोल्ड करेंगे तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा समझने का अवसर मिलेगा और आप उसे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो पाओगे। तो आप लोग जो आपका मंतव्य है, आप अपने, मैं सारे चीजों का जवाब तो क्लास लेते समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप तो जानते हैं कि कुछ एक बाध्यता होती है, क्योंकि हमारे कुछ समझाने और पढ़ाने का एक फ्लो होता है। अगर मैं बार बार उसमें डिस्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका पढ़ाई हर्ज होगा, उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम आपको जो भी आवश्यक चीजें होंगी या बीच में जो क्वेरीज होंगी जो मैं पूछूंगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में रखना। अब एक चीज बताइए, कहां से शुरू करें? तो पहले आते हैं एक मुद्दे पर। जैसे हम हिस्ट्री से आरंभ करें, और पिछले दिन हम लोगों की सहमति बनी थी, याद करिए, कि हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करना है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ शुरू करने से नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक परसेप्शन है तैयारी का और जो मेरा परसेप्शन है, वो परसेप्शन अलग अलग है। अभी आपको हमारे साथ ट्यून्ड अप होना होगा। तो पहले आप यह जान लीजिए कि आप अपने स्तर से मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ रहे थे और अब हमारे साथ आपकी तैयारी का पैटर्न किस प्रकार से बदल जाएगा। देखिए, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये जितने भी विषय हैं उन सभी के लिए टर्म आता है मानविकी विषय या सामाजिक विज्ञान। तो आप जब किसी विषय को आरंभ करते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, तो नॉर्मली बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर मैं यह पुस्तक पढ़ूं, वह पुस्तक पढ़ूं, आप अगर यह पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो यह पुस्तक पढ़ लूं, यह शिक्षक अवेलेबल नहीं है तो इस शिक्षक से पढ़ लूं। मुद्दा ये नहीं है, इस फंडामेंटल चीज को जानते ही लोग नहीं है कि कैसे पढ़ूं। मैं पहले आपको यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि सामाजिक विज्ञान जब आप पढ़ने निकलते हैं तो पहले अपने मन में एक गांठ बांध लीजिए। वो क्या है कि सामाजिक विज्ञान में कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता है। जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको इतना मानसिक लचीलापन चाहिए कि किसी बिंदु पर एक से अधिक विचार होते हैं, एक से अधिक दृष्टिकोण होते हैं और उन दृष्टिकोण को समझना मांगता है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन से प्रूव करूंगा, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। प्राकृतिक विज्ञान में प्रत्येक कारण का एक परिणाम होता है और प्रत्येक परिणाम का एक निश्चित कारण होता है। इस सामाजिक विज्ञान में एक कारण के अनेक परिणाम हो सकते हैं और अनेक कारण की एक परिणाम हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक परिणाम के अनेक कारण हो सकते हैं या एक कारण के अनेक परिणाम हो सकते हैं। अब उदाहरण बताता हूं। जैसे आप कहते हो कि फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस में घटित हुई। अगर कारण पूछा जाए तो आप कहेंगे कुछ खास परिस्थितियां वहां विद्यमान थी जिस कारण से क्रांति घटित हुई। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर यही सारे कारण उस समय हॉलैंड में भी फिट कर दिए जाते, ब्रिटेन में वो सारे कारण फिट कर दिए जाते, तो क्या ब्रिटेन में भी फ्रांस की क्रांति जैसी कोई क्रांति हो जाती? ऐसा आप आश्वस्त हैं? नहीं ना? नहीं। क्योंकि ये क्या है, जिसी समय आप कहते हो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, मानविकी विषय, उसमें एक ह्यूमन डायमेंशन होता है और एक ही स्थिति में अलग अलग ह्यूमन का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। तो कभी भी सामाजिक विज्ञान या
जो मानविकी विषय है वह नेचुरल साइंस की तरह एक निश्चित कारण और परिणाम नहीं हो सकता। यही वजह है माय स्टूडेंट्स कि आप लोग जानते होंगे धीरे धीरे आज से आप अपना मस्तिष्क अनुकूलित करिए पढ़ने के लिए। और इसमें आप देखेंगे कि जब आपको क्वेश्चन होता है तो ये होता है पुछल्य शब्द। इसके लिए एक टर्म आता है डायरेक्टरी, डिस्कस विवेचन कीजिए, एक्सप्लेन एंड इलुसिडेट व्याख्या कीजिए, एनालिसिस विश्लेषण करिए, एनालाइज विश्लेषण करिए, क्रिटिसाइज आलोचना करिए यानी आलोचना करना, कमेंट टिप्पणी करना, डिस्क्राइब वर्णन करना। अब देखो सबका अगर मीनिंग आप देखोगे तो मैं आपको मीनिंग बताता हूं। डिस्कस किसी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए अपना विचार देना। जैसे किसी भी कोई भी ऐसा विचार हो, कोई ऐसा मत हो, कोई ऐसा मुद्दा हो, उस पर विभिन्न विचार को देखते हुए, जैसे इस मुद्दे पर अमुक व्यक्ति ने अमुक विचार दिया है, अमुक विद्वान ने अमुक विचार दिया है, अमुक विद्वान ने अमुक विचार दिया है, और फिर इस पर मेरा विचार क्या है। हो सकता है कि मैं उनमें से किसी एक विचार को प्राथमिकता दे दूं, या हो सकता है कि उन सारे विचार को आपस में एक प्रकार का हम सामंजस्य बैठा के एक अपना विचार वहां दे दें। तो डिस्कस में ये अपेक्षा की जाती है। देखिए, एक्सप्लेन और इलुसिडेट अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तत्व को जिसे समझना है थोड़ा कठिन है अधिक स्पष्ट करना। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि कोई चीज आप जानते हो लेकिन ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें अलग अलग विचार देकर, अलग अलग उदाहरण देकर आपको स्पष्ट उस मुद्दे पर कर दूंगा, और तब आप कहेंगे अच्छा अब मैं समझ गया, इसका मतलब है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर अब देखिए एनालाइज विश्लेषण, किसी तत्व का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। किसी चीज पर हम इतनी गहराई से विचार करेंगे कि उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्रिटिसाइज आलोचना करना, किसी भी तत्व के अच्छे एवं बुरे पक्ष पर अपना निर्णय देना। जब हम किसी तथ्य के अच्छे या बुरे पक्ष पर निर्णय देते हैं, उसका सबल पक्ष भी बताते हैं और निर्बल पक्ष भी बताते हैं, तब वह हुआ क्रिटिसाइज यानी आलोचना करिए। उसी का शब्द आता है हिंदी में, आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए। उसके आगे का टर्म आता है डिस्क्राइब, वर्णन करना, किसी तत्व अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। मतलब कि अगर वर्णन करना है तो किसी व्यक्ति अथवा किसी तथ्य पर इतना विस्तार से लिखेंगे, मैं ये आपको भेज दूंगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी आप करना नहीं सीखेंगे। मैं धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मैंने यहां से क्यों शुरू किया वो आपको पता चलेगा, क्योंकि पहले हम जब सामाजिक विज्ञान में या मानविकी विषय में हाथ डाल रहे तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे विषय की आवश्यकता क्या है, उस विषय को हम किस प्रकार से ले चलेंगे। तो किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। फिर इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना कि वह हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मतलब जैसे सोने को परखा जाता है, किसी धातु को परखा जाता है, उसी तरह अगर आप किसी विषय पर किसी तथ्य को पर सावधानी से विचार करके उसके महत्व का आकलन करते हो तो उसके लिए टर्म आता है इवेल्युएट। उसके आगे टर्म आता है डू यू एग्री। अधिकतर स्थितियों में असहमति भी जतानी पड़ती है। मतलब कोई क्वेश्चन में रहेगा औरंगजेब एक महान शासक था, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, या आप कहेंगे वर्तमान सरकार की आर्थिक नीति एक सफल आर्थिक नीति का उदाहरण है, क्या आप सहमत हैं। तो अधिकतर डू यू एग्री, तो क्या आप सहमत हैं शब्द होता है तो 95% स्थिति में असहमति का बिंदु दर्शाना होता है। अब उसका अपवाद भी 5% हो सकता है जो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको अलग अलग पता चल जाएगा, लेकिन आपको 95% स्थिति में उसका इशारा होता है नहीं, मतलब हम एग्री नहीं कर रहे। जैसे मैं आपको उदाहरण एक बताता हूं कि आपने अगर एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाया होगा अपने लाइफ में, आपने हायर सेकेंडरी क्लास में या उससे पहले आपने एक्टिव टू पैसिव तो वॉइस बनाया होगा, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है डज राम गो टू पटना, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप एफर्मेटिव में क्या कहते हो, राम डज नॉट गो टू पटना। या फिर आपका स्टेटमेंट आता है, वो देता है एफर्मेटिव कि राम डज नॉट गो टू पटना, राम डज नॉट गो टू पटना, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज राम गो टू पटना। तो मतलब यह हुआ कि आप जिस समय वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है तो 95% सिचुएशन में आपको असहमति के बिंदु जताने होते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स आप एक चीज बताइए, कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स
जस्ट ज्वाइन करते हुए हमसे पूछते हैं कि सर अब अलग अलग जो शब्दावलियां हैं, पुछल्य शब्दावलियां हैं, वह पुछल्य शब्दावलियां का जिसको डायरेक्टरी शब्द कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताना चाहता ये शब्द कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है पलासी का युद्ध का कारण और परिणाम, बक्सर के युद्ध का कारण और परिणाम। आप सीधा सपाटा उसका पैराफ्रेजिंग करते चले जाते हैं, आप सीधे तौर पर तथ्यों का संचय करते चले जाते हैं और वहां से लेके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर देते हैं। तो जहां 2 विचार लिखने पड़ेंगे, 3 विचार लिखने पड़ेंगे, तो वहां आपको प्रतीत होगा कि अरे मैं तो बस यही जानता हूं, यही एकमात्र विचार है, इससे इतर कोई विचार है ही नहीं। उससे भी मैं फनी सिचुएशन आपको बताता हूं। कई बार अपने मित्रों में भी मनमुटाव हो जाता है या अपने मित्रों में भी असहमति हो जाती है, तनाव हो जाता है, क्योंकि ये कहता है कि देखिए इसमें यह मतलब होगा, दूसरा कहेगा नहीं इसमें यह मतलब होगा, और दोनों इस बात पर कई बार झगड़ पड़ते हैं कि मैं करेक्ट हूं तो मैं करेक्ट हूं। माय स्टूडेंट्स, सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता है। सोशल साइंस में प्रत्येक चीज का एक पर्सपेक्टिव होता है और कहने का भी अंदाज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ग्लास तो खाली है, लेकिन मैं परिकल्पना करता हूं ये ग्लास अगर आधा भरा हुआ हो तो कहीं कहेंगे यह ग्लास, अगर इसको पॉजिटिव सेंस में कहना होगा तो पॉजिटिव सेंस में हम कहेंगे कि हर कुछ के बावजूद भी हमारे ग्लास में आधा ग्लास पानी है। और अगर इसके नेगेटिव कहना हो, इसका नकारात्मक पक्ष उजागर करना हो, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि इस चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारा ग्लास अभी भी आधा ग्लास खाली है। जब हम आधा ग्लास खाली है पर जोड़ देंगे तो वो लिमिटेशंस पार्ट होगा, और जब आधा ग्लास भरा हुआ पर जोड़ देंगे तो पॉजिटिव पार्ट होगा। बच्चे समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ इवेलुएट का, हाँ प्रिया तुम्हारा क्वेश्चन आ गया मेरे पास। देखो इवेलुएट का मूल्यांकन करना, किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना कि वह यह हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक उदाहरण देकर बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अब यह दिखाना होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किस हद तक उसमें योगदान दिया, माने उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिसके करने से राष्ट्रवादी आंदोलन में समाजवादी विचारधारा अधिक प्रभावी हो गई। तो प्रिया थोड़ा तुमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम अपने टॉपिक में यह सारी चीजें आपको बताते जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के जस्ट मैं आप एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, ये टर्मिनोलॉजी से सिर्फ क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एक प्रैक्टिकल रास्ता भी मैं बताऊंगा, बल्कि इसमें 8 या 10 मैंने पुछल्ले शब्द दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तुमको लिखने में 2 ही तरह की चीजें काम आएगी। उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। जहां है प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए, या जो ये शब्द आता है मूल्यांकन कीजिए, उसको हम एक कोटि में डाल दिया। और दूसरे कोटि में डाल दिया समीक्षा कीजिए, विवेचन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये शब्द है विवेचन कीजिए, क्या आप सहमत हैं, इसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। और पहले कैटेगरी में आप एक उसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरे कैटेगरी में जो आते हैं उसको आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन कहते हैं। मैं भी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक ये शब्दावलियां पहली बार मैं आपको परिचय दे रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ यह काम करना है कि ये शब्दावलियां मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भेजता रहूंगा मैटर, आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में उस मैटर को देखते रहना, और कोई भी दिक्कत हो तो बताना। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कौन सा एग्जाम्पल दूं जो आप लोगों के लिए भी सहज होगा। तो एग्जाम्पल मैं ऐसा एग्जाम्पल देता हूं कि जिनके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। तो क्योंकि अभी मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने पढ़ा नहीं है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल गांधी जी पर ही देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डालिए। गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट रहेगा। देखो ये स्टेटमेंट, आप इस प्रश्न को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डालिए। ये शब्द है गांधी जी के योगदान, ये शब्द हुआ, इसको कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट। और जो यह शब्द है प्रकाश डालिए, यह है डायरेक्टरी। तो दो शब्द का प्रयोग हुआ। मैं थोड़ा अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका हिंदी शब्द कुछ क्लियर नहीं है। जैसे यहाँ जो पहला पार्ट आपका प्रश्न का हुआ उसको कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट, और जो दूसरा पार्ट आप देखते हो प्रकाश डालिए उसको कहते हैं डायरेक्टरी। तो ये देखो टॉपिक स्टेटमेंट वही रहेगा, ये डायरेक्टरी है। अब अगर मान लीजिए यही टॉपिक स्टेटमेंट है लेकिन अगर डायरेक्टरी बदल गया तो समझिए पूरा क्वेश्चन का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब यहाँ प्रकाश डालिए शब्द को मैं हटा रहा हूं, इसकी जगह मैं बोल रहा हूं आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या आलोचना कीजिए या समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए ये दोनों दो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैंने बाकी चीजें नहीं लिखी है, बाकी चीजें मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। जैसे आपने पीछे देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की योगदान, तो यहाँ पर प्रकाश डालिए हुआ, तो ये इस क्वेश्चन को बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, इस क्वेश्चन का नाम है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। तो आप देखो, अभी मैं लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे टॉपिक आगे बढ़ा लेने दो, तो मैं रिटन उदाहरण दूंगा और बोर्ड पर ही लिखा दूंगा एक आध क्वेश्चन। क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको रीडिंग फास्ट करनी है, आपको क्वेश्चन राइटिंग सिखानी है, आपको सोचने वाला प्राणी बनाना है। तो ये प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक चैप्टर खोला, क्या तो आपने पढ़ा कर्नाटक युद्ध, फिर पढ़ा पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स, फिर वहां से कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इस तरह की जो पढ़ाई है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है और सारे लोग उसी तरह पढ़ाते हैं। आप देखो मेरा पैटर्न को समझना, मेरा जो पैटर्न है उसमें आप एक सोचने वाला प्राणी बनोगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड में आपको कर दूंगा। इंटीग्रेटेड कर दूंगा तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 22 होगा। इस पर इन दोनों क्वेश्चन के अंतर को समझो। देखो एक ही स्टेटमेंट है, डायरेक्शन अलग अलग होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ गांधी जी के अच्छे अच्छे कार्यों के योगदान को दिखाना है, उनके सकारात्मक योगदान को दिखाना है। आप दिखाओगे कि गांधी जी ने किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की। वैकल्पिक राजनीति में आप सत्याग्रह और अहिंसा की बात दे सकते हो। आप देख सकते हो किस प्रकार गांधी जी अपने आंदोलन के साथ भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ सके और जन आंदोलन के युग की शुरुआत की। फिर आप यह देख सकते हो कि गांधी जी ने किस प्रकार विभिन्न वर्गों को अपने आंदोलन से जोड़ा और वर्गीय विभाजन को दरकिनार करके जमींदार वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग और किसान, पूंजीपति वर्ग और मजदूर, सभी को एक मोर्चे पर ला दिया। फिर आप यह दोगे कि किस प्रकार गांधी जी ने महिलाओं को भी जोड़ा और असहयोग आंदोलन में, असहयोग और खिलाफत के दिनों में उन्होंने मुसलमानों को भी जोड़ने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम दोनों को मूवमेंट से जोड़ा। फिर आप देख सकते हो कि गांधी जी ने न केवल
आंदोलन में सामाजिक भागीदारी को बल्कि उद्देश्य को भी बदल दिया। और गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था। तो पहले वाले में केवल तुम उनके सकारात्मक योगदान को लिखते हुए चले गए तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि कोई एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, हाइपोथेटिकल का क्वेश्चन का मतलब हुआ जैसे वैसे हाइपोथेसिस तो स्टेटमेंट को बोलते हैं, कोई एक विचार तुम दोगे उसको कहते हैं एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना। क्वेश्चन के फॉर्म में माय स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, जब तुम शब्द देखोगे हाइपोथेटिकल तो इसका मतलब तुम यह लगाना कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट को सिद्ध करना है, उसको कंटेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या गांधी जी के योगदान का विवेचन कीजिए, या आपको रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में केवल सकारात्मक योगदान दिखाया। तो इसका मतलब वह क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है, आपको दिखाना है कि गांधी जी ने आंदोलन में यह भूमिका तो दिखाई, परंतु यहाँ गांधी जी चूक गए, यहाँ गांधी जी पिछड़ गए। तो वहां अगर तुम दिखाते हो ये क्वेश्चन हो गया आर्गुमेंटेटिव, इसको आर्गुमेंटेटिव कहते हैं। आर्गुमेंटेटिव का मतलब हुआ कि हम इस स्टेटमेंट को, इसमें आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट, किसने क्वेश्चन पूछा था तो नाम के साथ बताया करो। तो अमित तुम सुन रहे हो, जो पहला वाला क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन में जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है सीधा सीधा आप उस हाइपोथेसिस को प्रूव करोगे, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करना है बल्कि उस हाइपोथेसिस को कंटेस्ट भी करना है। Do you understand my point or not? हाइपोथेसिस को कंटेस्ट करने का मतलब है कि आप सिर्फ यही नहीं कह रहे हो कि गांधी जी ने योगदान दिया, बल्कि आप यह भी दिखा रहे हो कि गांधी जी कहां कहां चूक गए, कहां कहां वो बदलाव नहीं ला सके। जैसे आई एम गिविंग द एग्जांपल, देखो जैसे आप पहला वाला पॉइंट का सारा चीज थोड़ा छोटा करके दूसरे में डाल ही दोगे, जो गांधी जी ने अच्छा अच्छा काम यहाँ किया, और तब उसके बाद तुम उसमें थोड़ा सा बदलाव ले आओगे। उसमें तुम कहोगे कि परंतु दूसरी तरफ गांधी जी ने आर्थिक मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाया, उन्होंने किसानों की समस्या को नहीं उठाया, उन्होंने जमींदारों के विशेषाधिकारों पर चोट नहीं की, पूंजीपतियों के विशेषाधिकारों पर चोट नहीं की, और महिलाओं के राजनीतिक आंदोलन जरूर शामिल किया, लेकिन महिलाओं के पारिवारिक और सामाजिक अधिकार पर उन्होंने बल नहीं दिया। तो तुम्हारी सीमाएं हो जाएगी, और तब हो जाएगा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लेकिन ध्यान दें बच्चे, फिर जब तुम निष्कर्ष लिखोगे, अभी तो मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तुमको थोड़ा सा नॉलेज और दे दूं, फिर उत्तर बताऊंगा, लिख कर बता दूंगा। तो फिर तुम देखोगे कि दोनों पक्षों को लिखने के बाद अंत में तुम्हारा निष्कर्ष का पार्ट आएगा। निष्कर्ष में तुम ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव ही निष्कर्ष दोगे, तुम उसके पॉजिटिव भी दे सकते हो और नेगेटिव भी दे सकते हो। तो राइटिंग में तो धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से तुमको यह संकेत देना चाहता हूं कि देखो, जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं तो सोशल साइंस में एक विचार नहीं होता है। केवल गांधी जी के अच्छा पक्ष हम जानेंगे तो हमारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। गांधी जी के अगेंस्ट में कोई केवल बोलता है तो तैयारी कच्ची रह जाएगी। बल्कि हमें गांधी जी के अच्छे पक्षों को जानने के साथ साथ कहां कहां गांधी जी बदलाव नहीं ला पाए, कहां कहां गांधी जी ने समझौता कर लिया, उन बातों की जानकारी भी चाहिए। अब जब हम इतनी व्यापकता से पढ़ेंगे तब हमारे सामने एक चैलेंज यह होगा, यार इसको हम रिटेन कैसे करें, दिमाग में इतनी चीजें रखें कैसे। क्योंकि रखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको सोचने वाला प्राणी बनाऊंगा, और सोचने वाले प्राणी का मतलब है कि मैं इंटीग्रेटेड आपको पढ़ाऊंगा। तो इंटीग्रेटेड पढ़ाने से क्या होगा कि एक से दूसरा जब लिंक होगा तो आपकी समझ में स्वयं आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं पहला वाला इशू शायद इसमें संकेत देने में, राइटिंग तो बाद में लिखाऊंगा, लेकिन यह मैं संकेत देने में कामयाब रहा कि नहीं कि आप सामाजिक विज्ञान के स्वरूप को समझ चुके हो। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस से मैं ब्रीफ कर रहा हूं, नेचुरल साइंस से सामाजिक विज्ञान इस रूप में अलग होता है कि नेचुरल साइंस में एक कारण का एक विशिष्ट परिणाम होता है, और एक परिणाम का कोई विशिष्ट कारण होता है, कोई निश्चित कारण होता है। लेकिन सोशल सामाजिक विज्ञान में एक कारण के अनेक परिणाम भी हो सकते हैं, और एक परिणाम के अनेक कारण भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। तो क्या अंकुर, ये लोग क्लियर हैं? Yes.
क्या इन लोगों का क्या मानना है, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे इश्यू पर। आज आपका पहला क्लास है तो फिर मैं दूसरे इश्यू पर बढ़ता हूं। अब देखो दूसरा इश्यू मेरा क्या है, आपको पढ़ना क्या है। आपके घर में सभी लोग बताएंगे आपके घर में कक्षा नई एनसीईआरटी कक्षा 8 की है। संभवतः वो अब तो एक वॉल्यूम भी कहीं कहीं कर देते हैं, कहीं कहीं 2 वॉल्यूम होते हैं। हमारे अतीत पार्ट 3 में आधुनिक भारत का इतिहास है, आप लोगों के घर में विद्वान है? क्या है अंकुर, क्या बोल रहे हैं, यस और नो? हाँ, तो सो यू हैव टू बी आर्टिकुलेट मिस्टर अंकुर, यू हैव टू बी आर्टिकुलेट। हाँ, सो जिस समय हम कोई क्वेश्चन करें वो कहे तो तुम जब वो बोलने लगे यू हैव टू शो वन थंब एंड वंस अगेन यू आर जस्ट इन द लार्जर नंबर, सो 2 थंब। तो अंकुर यू हैव टू जस्ट टेक सम सिंबल एंड बी अ बिट फास्ट। तो क्योंकि इन लोगों का कोई भी क्वेरीज अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेंसिटिव क्वेरीज है, वैसे आप लोग अनावश्यक चीज मत पूछना, क्योंकि आप इन लोगों का क्लास फिर अफेक्ट होगा। जो बहुत आवश्यक है उस पर आप जोर देना। तो अब आप लोगों के लिए मैंने क्या किया, उस एनसीईआरटी को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आज के बाद आप जाकर उस एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना, जितनी भी समझ में आए। लेकिन बच्चों एक समस्या आएगी, मैं पहले ही शेयर करता हूँ। जो पुस्तक में जिस तरह से चैप्टर उन्होंने निर्धारित किया, मैं उस तरह से तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने पुस्तक के सबको मैंने मिक्सअप करके एक अलग तरीका बनाया है, जो आपको सोचने वाला प्राणी बनाएगा। तो कहोगे एनसीईआरटी 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी में क्या करना है, पढ़ने के समय अंडरलाइन करते हुए केवल कहानी की तरह तुम पढ़ते चला जाना। केवल एक तरह से रीडिंग, जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, संपादकीय पढ़ते हो। लेकिन तुम याद वो रखना, जो मैं क्लास में करवाऊंगा और जो मैं पीडीएफ फॉर्म में तुमको भेजूंगा, उसको याद रखना। उसके बाद मैं तुमको बाद में बता दूंगा तुम कौन सा बुक पढ़ना चाहते हो। एक बार तुम मेरा पूरा क्लास चलने दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उस क्लास को करते करते बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बन जाएगी। देखिए, पहले हमने आपको एनसीईआरटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, उसको देखिए। एनसीईआरटी की पुस्तकें सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त परंतु स्तरीय ज्ञान प्रदान करती है। नई एनसीईआरटी की पुस्तकें नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के निर्देशन पर आधारित है। एनसीएफ 2005 का बल बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को, देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी बोलता है, एनसीएफ 2005 का बल बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर सोचने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसका बल विभिन्न मानविकी विषयों के बीच की दीवारों अथवा घेरे को तोड़कर अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक का मतलब होता है जब आप एक विषय के ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय की समझ को विकसित करने के लिए करते हो, तो उसको कहा जाता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो एनसीईआरटी ने 2 बातें कही, एक तो बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित कर सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, और दूसरा उनमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। अब अतः एनसीईआरटी की पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बल्कि बच्चों में विश्लेषण पर उसी चीज को विश्लेषण करके, देखो मुझे आप लोगों का पढ़ने का तरीका पहले बदलना है, और आप लोग इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। जब हमारे साथ आ रहे हो तो आपको पढ़ने का पहला का तरीका छोड़ना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं बताऊं आप आंख मूंद के उसका पालन करो, और फिर 1 महीने के बाद बताना कि कितना बड़ा बदलाव तुम महसूस कर रहे हो। तो अतः एनसीईआरटी की पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बल्कि बच्चों में विश्लेषण परक सोच को प्रोत्साहित करने का साधन भी है। इतिहास में अब देखो पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी में दिया हो। अब मैंने आपको सुविधा के लिए क्या किया कि आप सामने एनसीईआरटी रखना, और ये सामने मेरे पेज को रखना, इसका पेज निकाल लेना, और मेरे पेज को या तुम अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में भी रख सकते हो। इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें लिखा रहेगा, तो पहले उसमें देखते हुए इस प्रश्न का जवाब खोजना, इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है। मैं पूछूंगा मैं दूसरे दिन आऊंगा, और ये सवाल शुरू के 2 चैप्टर पर सवाल करूंगा कि कितने बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ा है, इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर खोज के बताना हमें। दूसरा, इतिहास में विभाजन का आधार क्या हो, जेम्स मिल द्वारा किए जाने वाले विभाजन का दोष क्या है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा।
दूसरा है औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य, व्हाट डू मीन बाय औपनिवेशिक। कॉलोनियल क्या है, कॉलोनियल किसको कहते हैं। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा मिस्टर अंकुर, यू हैव टू बी केयरफुल, आई विल जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, और कल इन लोगों को रिप्लाई दो चीज देना है, एक तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, दूसरा औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है। फिर मुझे पता चलेगा कि सारे स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ी है। वैसे मैं बताऊं, एक टेक्नोलॉजी भी हम इजाद करने जा रहे हैं, मतलब इजाद का मतलब हमारी टीम उसको यूज करने वाली है, जिस टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किसने कितना लेक्चर देखा है, किसने किस टाइम में देखा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो पूरी तैयारी है उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, और इस बात का पूरा हम ध्यान रखेंगे कि आप लोगों की तैयारी में कहीं कोई कोताही, कोई कमी ना हो। तो ये दोनों प्रश्न का जवाब कल हमें चाहिए। पुस्तक के मुख पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों है। ये सवाल अगर अभी मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ नहीं है, ये हमारा सवाल है कि पुस्तक के मुख पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। आप में से कोई आगे बढ़ेगा। पुस्तक के मुख पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, मतलब क्या आप बता सकते हैं कि हमारा अतीत और हमारे अतीत में क्या अंतर है। आप में से कोई बता सकता है। मिस्टर अंकुर, इज ए रिस्पॉन्स कमिंग। हमारा प्रश्न यह, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा कि हमें पुस्तक के मुख पृष्ठ पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का क्यों प्रयोग हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में। कोई हिम्मत करो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाई माय स्टूडेंट्स। हम विजुअलाइज कर रहे हैं आप लोगों को, यू पीपल आर ट्राइंग, आप लोग ट्राई कर रहे हैं। हमारा इंडिविजुअल शो करता है, मतलब सिर्फ इतना है। हाँ, अच्छा, हमारे अतीत और हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत क्यों। देखिए, एक कहानी सुनिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहले इसका मतलब बता देता हूं। जैसे हुआ क्या कि पहले जो इतिहास पढ़ा और लिखा जाता था वो राजाओं और कुलीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता था। तो राजा और कुलीन लोग जो थे, वो लोग अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपने वैल्यू सिस्टम समझते हो, मैंने अपना जो उनका आदर्श था जीवन का, अपनी जो जीवन की समझ थी, उसी को वो पूरे समाज की समझ के रूप में चला देते थे। वो प्रभावी थे। और बेचारे जो निर्धन लोग थे, महिलाएं थी, दलित थे, ये सब दबे पीछे रहते थे। इनकी आवाज कहीं इतिहास में सुनी ही नहीं जाती थी। और अधिकांश तो ये शिक्षित होते नहीं थे, तो इन्होंने अपना कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ा था। तो मतलब जो कुलीन और राजाओं का अतीत है, उसी अतीत को पूरे समुदाय का अतीत मान लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे प्रजातांत्रिकरण बढ़ता गया तो 1960, 1970, 1980 के दशक में यह आवाज उठने लगी कि नहीं, इतिहास एक नहीं है, इतिहास अनेक है। कुलीनों का इतिहास अलग है, महिलाओं का इतिहास अलग है, दलित वर्ग का इतिहास अलग है। जो समाज में जनजाति लोग हैं, जिनकी आवाज आज तक नहीं सुनी गई, जिन पर किसी ने एक्सक्लूसिवली लिखा नहीं, उस पर लिखने वाले स्कॉलर्स और विद्वान ही मिल गए। कहा गया इनका भी इतिहास अलग है। इसलिए अब इतिहास एक नहीं है, इतिहास अनेक है। एक उदाहरण बताता हूं। 2018 में महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि पहले जो मराठे थे, मराठे का तो आप लोगों ने जाना ही होगा, मराठे के बारे में परिचय। तो मराठों और महाराष्ट्र में एक महार जाति है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आप जानते हैं कि उस जाति के साथ बहुत यंत्रणा, उनको तो मतलब एक तरह से अछूत की श्रेणी में रखते थे। तो लेकिन वो जो महार जाति थी बड़ा प्रोग्रेसिव थी और बड़े फाइटर जाति थी। उसको कहते हैं मार्शल रेस, जो युद्ध करती थी, फाइटर थी। तो वो क्या हुआ कि जो महार जाति थी उसने कहा कि हम सेना में, सैनिक सेवा में भर्ती होना चाहते हैं। तो जब तक मराठे थे, तो मराठे में क्या हुआ कि जब शिवाजी का युग था या शिवाजी के बाद छत्रपति का युग था, तो मैं आपको बताऊं, शिवाजी हो या छत्रपति हो, वे सब कोई मतलब कुलीन नहीं थे। एक तरह से वो उच्च वर्ण के नहीं थे, सवर्ण नहीं थे। वो लोग एक मिक्स्ड ओरिजिन से थे। तो उन लोगों को जाति के प्रति उतनी कोई कठोरता का भाव नहीं था। लेकिन उसके बाद जब क्या हुआ कि छत्रपति के बाद जब पेशवाओं का शासन आया, तो पेशवा हुए, उनको बोलते हैं पेशवा को। वो पेशवा
सवर्ण पेशवा हुए, दे वर द हाई बॉर्न हिंदूज। तो सवर्ण पेशवा हुए, तो अब सवर्ण पेशवाओं को एक तरह से मन में एक दूसरा एक ये था कि भाई हम इन जाति के लोगों को क्यों अपनी सेना में रखें। तो पेशवाओं के समय आकर धीरे धीरे उनको सैनिक सेवा से वंचित किया जाने लगा। तो मार्शल रेस थे, उनको कहीं सेवा चाहिए, तो चले गए ब्रिटिश के पास, कहा कि भाई हमें तो नौकरी चाहिए, आप हमें नौकरी दे दो। तो ब्रिटिश उनको नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। तो वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, वहां उनकी ट्रेनिंग हुई और वो एक अच्छे सोल्जर हुए। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश ने जो मराठों को पराजित किया, तो संयुक्त ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए वही महार रेजिमेंट आया था और महार रेजिमेंट ने इसमें फाइट किया। तो तो उसमें ब्रिटिश की मराठों के अगर उसमें जीत हो गई, तो ये जीत हार तो ब्रिटिश और मराठों के बीच हुई। लेकिन जो महार रेजिमेंट थे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई देखो, ये जीत तो हमारी जीत है, क्योंकि हमने आखिर अपने व्यक्तित्व को एसर्ट किया, हमने अपनी पहचान बनाई। तो हर वर्ष उस खास तिथि को, जिस दिन ये युद्ध हुआ था, महार जाति के लोग जश्न मनाने, उसका सेलिब्रेशन करने एक खास जगह पर महाराष्ट्र में आते थे। ये प्रक्रिया बहुत समय से चल रही थी। जब 2018 में आए तो एक तनाव छिड़ गया कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि देखिए ये कहीं ना कहीं देशभक्ति के खिलाफ है, क्योंकि ये ब्रिटिश की जीत की खुशियां मना रहे हैं। तो महार जाति के लोगों ने कहा, ब्रिटिश की जीत की खुशी नहीं मना रहे, हम अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। ये हमारी सफलता, ये हमारी पहचान, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारे स्वाभिमान के व्यक्ति है। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि इतिहास, मराठों का इतिहास अलग है तो महारों का इतिहास अलग है। मराठा जिस चश्मे से इतिहास को देखते हैं, महार उस चश्मे से इतिहास को नहीं देखते हैं। तो अब हमारा अतीत और हमारे अतीत का अंतर, मैं स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। मिस्टर अंकुर, आर दे क्लियर और नॉट? क्लियर है? यस, वेरी गुड। सो यू हैव टू गिव मी द सपोर्ट, ताकि मैं तुम्हारी आंखों से उन लोगों को विजुअलाइज करता रहूं। ओके, तो इस तरह से अब ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड को क्यों सुरक्षित रखना चाहते थे? क्या रिकॉर्ड पर जनसामान्य का इतिहास? आप केवल हमें कल ये